Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Jamal, your teacher for the course International Business and Finance, course code 8702. Starting with the basic definition of international business. International business consists of all business transactions, including sales, investments, and transportation, that take place between two or more countries. Looking at the definition, इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली वो इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस है जो एक से ज़्यादा कंट्री में को इन्वॉल्व करेगा, यानी एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस. चाहे वो सेल्स हो, अगर एक बिजनेस है वो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री में, इट इज़ इटसेल्फ इंटरनेशनल बिजनेस. एक बिजनेस है जो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है. आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की टाइप. नॉर्मली जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. इन दोनों में डिफरेंस हम आगे यूनिट्स में देखेंगे. तो अगर एक बिजनेस है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रहा है बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट मीन्स कि इंटरनेशनल बिजनेस में वो फॉल करता है. अगर उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है दैट इज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, इट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. तो जब भी हम एक से ज़्यादा कंट्री यानी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की बात करेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, इट इज़ सेड टू बी इंटरनेशनल बिजनेस. Then the most important question, why we are studying international business, why it is important. These are some argument in favor of studying international business. Number one, most companies are either international or compete with international companies. अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो या तो आपको कंपनीज इंटरनेशनल ही नजर आएंगी या ऐसी कंपनीज होंगी जो खुद तो इंटरनेशनल ही होंगे लेकिन उनके कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे. इसका मतलब इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना ज़रूरी है टू ऑपरेट एनी बिजनेस. बेशक वो खुद इंटरनेशनल बिजनेस हो या ना हो, स्टिल दे शुड नो द डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. Modes of operation may differ from those used domestically. तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग मोड अगर डिफर करेगा तो फॉर एनी बिजनेस टू एग्जीक्यूट उसको पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है जिस पे इंटरनेशनल बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं और क्या क्या उनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. ओनली देन दे कैन compete with the international business. The best way of conducting business may differ by country. डेफिनेटली जो बेंचमार्किंग भी एक इसका फैक्टर है कि जो बेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा. तो जो भी बिजनेस किसी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है उसको बेंचमार्क प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए, फिर ही वो ऑप्टिमाइज कर सकता है अपने बिजनेस को, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस. एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू मेक बेटर करियर डिसीजन. डेफिनेटली अगर आपको एज ए स्टूडेंट भी इंटरनेशनल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको ये पता होगा कि कौन से बिजनेसेस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाया करती है to do a business or to serve as a salaried individual. And understanding helps you decide what government policies to support. अगर आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए काम कर रहे हैं एज अ रेगुलेटर, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आप उनके एम्प्लॉयज हैं, स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल बिजनेस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस. बेसिकली अभी तक हमने डिफाइन किया कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस हम पढ़ क्यों रहे हैं. आज के जो लेक्चर है ये यूनिट 1 पे बेस करेगा. कंप्लीट शायद यूनिट 1 ना हो सके क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर. तो उसको हम एक फुल फ्लैज लेक्चर जो कि हमारे यूनिट 2 लेक्चर 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुए. तो बेसिकली इस लेक्चर में हम बेसिक्स देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की और आगे फिर फर्दर हम इसे लिंक करेंगे फाइनेंस से, क्योंकि आपका टॉपिक जो आपका कोर्स का पूरा टाइटल है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस. ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं. अगर आप इनके लोगोस को देखें तो
आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन कौन से बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या नेम है। KFC, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, ये इतने रिनाउंड बिजनेसेस हैं जो कि एनीबडी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर लोगो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द कॉमन थिंग इन दीज बिजनेस, तो आई थिंक द मोस्ट कॉमन थिंग दैट lies within this business is that they operate internationally। ये सारे जो बिजनेस हैं ये इंटरनेशनल बिजनेस की डोमेन में आते हैं, क्योंकि इन सारों की जो एग्जिस्टेंस है वो एटलीस्ट एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में है। वैसे तो शायद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड में ये ऑपरेट करते हो, लेकिन अपेरेंटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिजनेस इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो बिजनेसेस इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1990 से ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत हाई है, और ग्लोबलाइजेशन 2000 के एरा में बहुत एट इट्स पीक रही है, और अब तकरीबन हर बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको नजर आएगा जो आपको लग भी नहीं रहा होगा, और वो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा होगा। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Globalization is the process by which the world is becoming increasingly interconnected as a result of increased contact between people and nations throughout the world through various forms of cooperation and exchange such as trade, cultural exchange, political cooperation across national borders। अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दुनिया में कंट्रीज इंटरकनेक्ट हो रही हैं। इंटरकनेक्ट होने का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें जनरली एज अ डेफिनेशन, इसका मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर आप सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे आपके पास मीडियम है व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो किसी भी तरीके से अगर आप लिंक्ड हो रहे हैं टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीजिंग। चाहे वो लोग इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे नेशन इंटरकनेक्ट हो रही है, या वो बिजनेसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारी फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही है। तो ग्लोबलाइजेशन के सब एलिमेंट्स में आता है। अगर तो ट्रेड इंटरकनेक्ट हो रही है विद अदर कंट्रीज, इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। अगर कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान चाइना का कोलैबोरेशन है वो बढ़ रहा है, या पॉलिटिकल कोऑपरेशन है जैसे कि हमारा CPEC है, तो these are all the types of globalization। of course they differ among each other but they are all type of globalization। ग्लोबलाइजेशन के अगर फीचर्स देखा जाए, जब भी ग्लोबलाइजेशन को हाईलाइट करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन की स्पीड क्या है, तो हम बेसिकली देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब the level of globalization is higher in those countries। more multinational companies, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज ज्यादा एग्जिस्ट करेंगी एक कंट्री में, इतना उतनी ही वो कंट्री ज्यादा ग्लोबलाइज कहलाई जा सकती है। मोर ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज, नाउ जो इस बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं वो कंट्री बेस्ड नहीं होंगी बल्कि ग्लोबल होंगी। जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, उसमें हो सकता है कि वो डॉलर की बेस पे प्राइसिंग करें रादर देन द लोकल करेंसी, और भी बिजनेस स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब जब भी ये तीन एलिमेंट्स हायर साइड पे होंगे, इसका मतलब इन कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन हायर है। ग्लोबलाइजेशन की टाइप देखें तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को हम तीन बेसिक टाइप्स में सेग्रीगेट करते हैं। वन इज इकोनॉमिक, द सेकंड इज सोशल, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, जैसे मैंने इंटरनेशनल ट्रेड की बात की, अगर एक बिजनेस है जो इंटरनेशनली अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है या बाय करता है, इसका मतलब कि वो इंटरनेशनली ग्लोबलाइज्ड है। KFC की हमने एग्जांपल ली, KFC ने अपने सेटअप पाकिस्तान में भी लगाए हुए हैं, इंडिया में भी है, UAE में भी है। तो इसका मतलब कि ये इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज्ड है। इसकी ग्लोबलाइजेशन का सोल पर्पस बिजनेस है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सोशल। कि हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह जो है वो इकोनॉमिक ना हो, वो सोशल हो।
कि आपके सोशल इंटरेक्शन हो, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप लोगों से बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीजन कोई इकोनॉमिक नहीं है बल्कि सोशल है। तो व्हाट्सएप, लिंक्डइन, Facebook, these are all examples of social globalization. And the third one is political. अगर तो interaction between the countries is at the political level, अगर तो countries की government का आपस में कोई agreement हो रहा है, जैसे कि CPEC की हमारे पास example है, so it is actually political form of globalization, जो कि एक economic purpose के लिए शायद नहीं है, social नहीं है, बल्कि इसके अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी ग्लोबलाइजेशन की टाइप को हम पॉलिटिकल कहेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली अगर इसको हम टाइप्स में डिवाइड करें तो तीन बेसिक टाइप्स बनती है। इकोनॉमिक, जो कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से होगी, सोशल, जो कि सोशल रीजन की वजह से होगी, और पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से होगी। अब आप मॉडर्न एरा में देखें तो ये तीनों टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती हैं और इनका एग्जिस्टेंस बहुत हायर साइड पे। अगर आप 90s से 2020 को कंपेयर करें तो यू कैन सी दैट दीज ऑल टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एट द हायर साइड कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन 1990s और 1980s में भी। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन हमने देखा कि 80s में शायद ग्लोबलाइजेशन बहुत लो थी, 2020 में ग्लोबलाइजेशन बहुत हाई है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन, लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एनी कंट्री विल इंक्रीज? नंबर वन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी उतनी ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी। पेरेंट है, जैसे मैंने आपको सोशल की बात की, अब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगी तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मीडियम हो सकेंगे। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगी तो इकोनॉमिकली आपके लिए इजी होगा टू ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, और इसी वजह से जब भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन हायर होगा। नंबर टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो साइड पे होगी तो ग्लोबलाइजेशन हायर होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट करना भी एक टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो होगी तभी बिजनेस के पास एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होगी टू ऑपरेट इन अदर कंट्री, टू अपने प्रोडक्ट तभी वो एक्सपोर्ट करेंगे। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी तभी वो किसी और कंट्री में कॉस्ट की बेसिस पे compete कर पाएंगे। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी हाई है कि उधर जाने के बाद वो प्रोडक्ट compete ही नहीं कर पाती उधर के लोकल मैन्युफैक्चरर से या किसी और कंट्री की प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब कोई भी उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगी वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का एलिमेंट भी लो होगा। नंबर थ्री, कंज्यूमर टेस्ट। ग्लोबलाइजेशन हमेशा हाई होगी जब कंज्यूमर का टेस्ट इंटरनेशनली डेवलप्ड हो चुका होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है KFC की, मैकडॉनल्ड्स की। KFC, मैकडॉनल्ड्स इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि अब इंटरनेशनल टेस्ट कंज्यूमर्स एडॉप्ट कर चुके हैं। अब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाने की हैबिट डेवलप कर चुके हैं। 1980s में शायद इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन फूड की नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का टेस्ट ही डेवलप नहीं था। 80s 90s में लोग प्रेफर ही नहीं करते थे टू ईट अ बर्गर ओवर नॉर्मल ब्रेड। नंबर फोर, ग्रोथ इन न्यू मार्केट। जैसे जैसे मार्केट्स ग्रो होंगी, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, तभी ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी। कंज्यूमर को ये आइडिया होगा कि उसके लिए चॉइसेस क्या अवेलेबल हैं, वो क्या प्रोडक्ट चाहता है। तो न्यू मार्केट जैसे जैसे डेवलप होंगी उसी तरह ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। एंड कंपटीशन, जैसे जैसे कंपटीशन हाई होगा ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जब कंपटीशन हाई होगा देन कॉम्पिटिटर विल हैव टू compete ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, और प्राइस तब ही लो ऑफर हो सकती है जब कंपनीज के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। जितनी लार्ज कंपनी का साइज होगा उतनी बेटर प्राइसिंग वो ऑफर कर सकती है। और डेफिनेटली अगर साइज की बात करें तो जितनी ज़्यादा कंट्रीज में वो ऑपरेट करेगी उतना साइज उसका हायर होगा और उसके पास प्रोडक्ट का एडवांटेज होगा।
तो नॉर्मली आप देखिएगा हाई कंपटीशन जोन्स में इंटरनेशनल कंपनीज ज़्यादा बेहतर compete कर रही हैं रादर देन ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ एक सिंगल कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस पे इफेक्ट क्या होता है? अगर आप ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखें कि पास्ट एरा में ग्लोबलाइजेशन अगर इंक्रीज हुई है तो बिजनेसेस में इफेक्ट क्या है? नंबर वन, इंक्रीज कंपटीशन। शायद एक ज़माना था जब बिजनेसेस ऑपरेट करते थे और कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। आई कैन रिकॉल मोबिलिंग, इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाफोन। जब हम देखते थे कि एक ही सेलुलर कंपनी थी, जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है आपके पास सेल फोन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं। एक ज़माना था जब नोकिया लीड करता था और बाकी शायद उस लेवल का कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आपके पास हर फील्ड में मोबाइल सेल फोन्स में कंपटीशन अवेलेबल है। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगा, अब आपको हर सेगमेंट में हार्डली यू कैन आइडेंटिफाई अ बिजनेस सेगमेंट जहाँ पे एक ही कंपनी है जो मोनोपोली एंजॉय कर रही है। अब मोनोपोली की सिचुएशन नहीं रही, और रीजन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इतना हाई है कि आपका कंपटीशन सिर्फ लोकल नहीं है, इंटरनेशनल फॉर्म से भी है, और इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और इसका अल्टीमेटली शायद फायदा कंज्यूमर को होता है क्योंकि प्राइस कंपेटिटिव ऑफर हो जाती है। मोर फोकस ऑन कस्टमर और कंज्यूमर। अब कंपनीज का जो फोकस है वो कंज्यूमर पे ज्यादा है। पहले कंपनी का काम था एक प्रोडक्ट डेवलप करना, कंज्यूमर को अपने टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ता था। रीजन बीइंग के मार्केट में चीज ही वो अवेलेबल थी जो कि शायद स्टैंडर्डाइज थी। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज्ड हो, एज पर माय रिक्वायरमेंट हो। तो अब जो बिजनेसेस हैं वो कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड्स पे फोकस कर रहे हैं रादर देन एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करने के अलावा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी, इकोनॉमीज ऑफ इन स्केल का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं जिस जिस तरह कंपनी के बिजनेस का कंपनी का साइज बढ़ता है उसी तरह उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो बल्क में बाय करते हैं, बल्क में सिनर्जी क्रिएट होती है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हायर होती हैं। जब ग्लोबलाइज बिजनेस होंगे तो इसका मतलब कि इंटरनेशनली वो ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल सेटअप है। अब उनके लिए इजी है कि अगर उनका कॉल सेंटर चाइना में चीप पड़ रहा है तो अपना कॉल सेंटर चाइना में पूरी दुनिया का सेटअप करेंगे। अगर उनको लगता है लेबर पाकिस्तान में सस्ती है तो जो लेबर इंटेंसिव जितनी चीजें हैं वो पाकिस्तान में रखेंगे। अगर उनको लगता है रॉ मटेरियल लेट से इंडोनेशिया में सस्ता है तो सारा रॉ मटेरियल वहां से बाय करेंगे। इसका मतलब अब इंटरनेशनल कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि वो हर वो चीज जो कि उनको चीपेस्ट पड़ रही है वो वहां से अपना सेटअप क्रिएट करें, और सिनर्जी की वजह से उनकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो हायर होंगी और कंपटीशन जो उनका कंपेटिटिव एडवांटेज है वो भी हायर हो जाएगा। ईज इन सिलेक्टिंग लोकेशन फॉर बिजनेस। क्योंकि अब इंटरनेशनली ऑपरेट करना बड़ा आसान है, तो आपको जो भी कंट्री लगता है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी डिमांड यूके में बहुत ज़्यादा होगी तो गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस इन यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी डिमांड चाइना में ज़्यादा होनी है या पाकिस्तान में ज़्यादा होनी है तो आप पाकिस्तान या चाइना में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं डिस्पाइट आप किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। इंक्रीज मर्जर एंड एक्विजिशन। एक और तरीका होता है किसी बिजनेस को किसी कंट्री में ऑपरेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप वहां जाके न्यू सेटअप स्टार्ट कर दें, या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लें, अपने बिजनेस के साथ मर्ज कर लें। तो जब आपकी ग्लोबलाइजेशन होगी तो आपको मर्जर एंड एक्विजिशंस भी ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि लोग इंटरनेशनली एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे या इंटरनेशनल पार्टनरशिप में वो जाना चाहेंगे। आप देख लें 2000 जो 10 ऑनवर्ड एरा है उसके अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और रीज़न बीइंग कि ग्लोबलाइजेशन का लेवल बहुत हाई है। स्प्रेड ऑफ रिस्क। जब आप एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब आपके बिजनेस का रिस्क हाई है, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसका जितना रिस्क होगा वो आपके बिजनेस को ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस सिर्फ इराक में ऑपरेट करता है और इराक वॉर में चला जाता है तो उसका मतलब आपका बिजनेस तकरीबन खत्म हो जाता है।
अगर KFC मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल है जिनका बिजनेस पूरी ग्लोब में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक सेगमेंट शायद इराक में भी हो, तो इराक की वॉर से मुझे नहीं लगता कि KFC या मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बहुत ज़्यादा रिस्क है या लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो बिजनेसेस ग्लोबली ऑपरेट करते हैं उनका जो रिस्क है वो भी स्प्रेड हो जाता है और वो किसी एक कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अब मल्टीनेशनल की वजह से होस्ट कंपनी यानी लोकल कंट्री जिस जगह मल्टीनेशनल ऑपरेट करेगी, KFC है वो पाकिस्तान में अगर प्लांट लगाती है तो पाकिस्तान उनके लिए लोकल कंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी देख लेते हैं। पहली चीज, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब मल्टीनेशनल किसी जगह सेटअप लगाएगी तो डेफिनेटली हायरिंग ऑफ स्टाफ उसी कंट्री में होगी, तो उसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इंक्रीजिंग लोकल लिविंग स्टैंडर्ड, डेफिनेटली जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, हाई कंपटीशन होगा, तो कंज्यूमर जो होगा होस्ट कंट्री का उसको वही प्रोडक्ट लोअर रेट पे मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा क्योंकि अब उनकी बाइंग पावर के अंदर वही चीज़ें आ रही हैं जो पहले शायद बाइंग पावर में नहीं थी। इंक्रीज कंपटीशन मींस इंक्रीज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी होगी तो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन आप में सरवाइव कर सकेंगे, अदरवाइज अनएफिशिएंट बिजनेस जो होंगे, जो इनएफिशिएंट बिजनेस होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेसेस को भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फायदा होगा। इम्प्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपकी कंट्री में सेटअप लगेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपका बैलेंस है वो जो है उसमें फेवरेबल साइड पे मूवमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके कंट्री में प्लांट लगा हुआ है और उससे शायद एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है और शायद आपकी इंपोर्ट्स उसकी वजह से कम हो। जो चीज़ आप बाहर से पहले इंपोर्ट करते थे अब लोकली प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो फॉरेन कंट्री ने प्लांट लगाया हुआ है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल साइड पे मूव करेगा। प्रॉब्लम क्या होगी लोकल कंट्रीज को? लोकल बिजनेसेस क्लोज आउट। शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनेशनल बिजनेस का इतना इफेक्टिव होगा कि उसकी वजह से लोकल बिजनेसेस compete ही नहीं कर पाएंगे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने बार बार KFC मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दी, तो शायद वो जो बर्गर वाली डोमेन है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो शायद लोकल बिजनेस उनसे compete नहीं कर पा रहे। जितनी भी मार्केट में सक्सेसफुल चेन्स हैं वो नॉर्मली इंटरनेशनल हैं। इफ रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड देन लोअर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर तो यहाँ पे मैंने बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा, लेकिन अगर फर्ज करें बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उसका सारा रॉ मटेरियल बाहर से ही इंपोर्ट होता है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव साइड पे जाएगा। रीजन बीइंग कि अब फिर से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं एक्सपोर्ट से कंपैरेटिवली। लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ड्यू टू लार्ज पावर ऑफ बिजनेस। अब कभी कभी बिजनेस इतने कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपकी कंट्री की जो पावर और कंट्रोल होता है वो वीक हो जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि होंडा, टोयोटा, सुजुकी, सिर्फ 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान की मार्केट को डिक्टेट कर रही हैं, जो कि इंटरनेशनल हैं। तीनों जापानीज हैं एक्चुअली, लेकिन लोकल पार्टनर्स उनके हैं। अब वो क्योंकि इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, पाकिस्तान की मार्केट इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है 3 कंपनीज पे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इन तीनों पे बहुत वीक है। बेसिक जो ऑटोमोबाइल की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल ना करें तो भी गवर्नमेंट का कोई उन पे इन्फ्लुएंस नहीं है। और इसकी रीज़न ये है कि हमारी मार्केट हाईली डिपेंडेंट है इन 3 प्रोडक्ट पे। अगर ये तीनों मार्केट क्विट करती है तो हमारे पास शायद प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए। इवन मोटरसाइकिल्स में भी होंडा है जो कि लीड कर रही है, तो इसका मतलब कि हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत वीक है ऐसी इंडस्ट्री में। जब और एनवायरमेंटल इशू, जब भी किसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो उसके एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। डेफिनेटली वेस्टेजेस, आपके स्मोक, सारा उसी कंट्री में उसके इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ये भी उस कंट्री में ज़्यादा होंगे जहाँ पे मल्टीनेशनल की इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन के टाइप्स क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को
एक्चुअली ट्रिगर करते हैं, लोकल कंट्री को इसका फ़ायदा क्या होता है, लोकल कंट्री को इसका नुकसान क्या होता है। आज का यूनिट में बेसिकली यही बात थी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 टर्म्स बताऊंगा और आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताऊंगा। ये जो लेक्चर आज का था ये कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल लेक्चर था कि बेसिक चीज़ें थी और आई थिंक रेडली अंडरस्टैंडेबल थी। इसके आगे ट्रेड थ्योरीज आती हैं, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं उसको आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेड थ्योरीज डिस्कस करेंगे, उनके मैं नाम बता देता हूँ, उनके पीछे बैकग्राउंड में बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो 2 टर्म्स आप याद कर लें। याद क्या करने हैं, बस आपको जहन में होना चाहिए कि आपने बिजनेस न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट दो टर्म्स पढ़ी होंगी। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस नॉर्मली तब उस सिचुएशन को कहते हैं जब किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स कम हों। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम ट्रेड सरप्लस बोलते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आप जो दुनिया को चीज़ें बेच रहे हैं वो ज़्यादा है और जो दुनिया से चीज़ें खरीद रहे हैं वो कम है। तो ऐसी सिचुएशन को हम ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। अगर तो वाइस वर्सा हो कि अगर आप दुनिया से जो चीज़ें खरीद रहे हैं यानी कि इम्पोर्ट्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा हैं और जो आप बेच रहे हैं वो कम है, तो उस सिचुएशन को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पे, तो हमारे यहाँ तो मोस्टली हर ईयर में आपको ट्रेड डेफिसिट नज़र आएगा। ट्रेड सरप्लस की पॉसिबिलिटी बहुत लो होती है ऐसी कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आ रहा था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि थोड़ी सी टेक्निकल भी होगी, वो है ट्रेड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड हमें पता लग गया। इंटरनेशनल ट्रेड ये होता है जब कंट्रीज जो है अपने बॉर्डर से बियॉन्ड ट्रेड अलाउ कर दें, या कंपनीज एक कंट्री से ज़्यादा में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करें और सेल और बाय कर सकें। ऐसी सिचुएशन को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जब एक जोग्राफिकल बाउंड्री से आगे निकल जाती है ट्रेड। अच्छा, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये एज इट इज डेवलप नहीं होगी। अगर आप 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात करें तो शायद उसमें इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम थी, और 21st सेंचुरी में ये इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हुई। और इकोनॉमिस्ट का ये बिलीव है इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए डेवलप हुई क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये बिलीव है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, सबका इसमें फ़ायदा है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड है। और कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है टू एक्चुअली प्ले इट्स रोल इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट की जब डेवलप हुई तो उसको बहुत सारी थियरीज ने बट टाइम टू टाइम सपोर्ट किया। जैसे कि पहली थियरी थी मर्केंटाइलिज्म, उसके बाद एक थियरी आई एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज का। इसके अलावा भी थियरीज हैं, लेकिन बेसिकली हमारे कोर्स में ये 7-8 थ्योरीज हैं जो कि बेसिक हैं, और हम इसके आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे कि इनकी बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या वाकई दुनिया में सबके लिए बेनिफिशियल है, क्या इंटरनेशनल ट्रेड होनी चाहिए। तो ये 7 थेरीज हैं जो एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सारी थेरीज का जो पर्पस है दैट इज टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, कि हम इस बात पर तो कन्विंस हो जाएं कि इंटरनेशनल ट्रेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होनी चाहिए, उसको लिमिट कैसे किया जा सकता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं। लेकिन बेसिकली हम क्योंकि हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस, तो पहले हम ये तो इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे मेन कंपोनेंट ही इंटरनेशनल ट्रेड है। तो हम पहले ये तो देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड वाकई बेनिफिशियल है टू ऑल द कंट्रीज, या इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्टिकुलर कंट्री। तो ये हमें पता होना जरूरी है। और इसके पीछे इसकी फ्रॉम एडवांस से लेके मॉडर्न डे तक 7-8 थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। इन सारी थ्योरीज के जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, लेकिन इनकी बहुत सारी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आप एमएस कर रहे हैं, एमएस बेसिकली इज अ रिसर्च डिग्री। किसी भी रिसर्च डिग्री में अगर आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो उसके पीछे अगर थ्योरेटिकल सपोर्ट नहीं है तो ऐसी रिसर्च को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो आपको इसीलिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का, जब भी आप कोई चीज़ को कह लें कि एडवोकेट करेंगे, तो उसके पीछे आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लाजमी पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसकी थेरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये थेरीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो
कोई भी सवाल हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और वो मैं फेस टू फेस क्लास में जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा। मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो जो आपको लगता है स्किप हो गई हो या आपके जहन में कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी इन द क्लास, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर यू। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे फॉर द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर हम डेफिनेटली अपने टॉपिक अपने कोर्स के बाकी जो कंटेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। So this is it for the day. Allah Hafiz.